आज हम राजस्थान में पर्यटन के विकास के संदर्भ में इतिहास की भूमिका का इस अध्याय में मूल्यांकन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यटन के इतिहास लेखन के संबंध में विभिन्न मुद्दे क्या हैं, पर्यटन इतिहास लेखन के विभिन्न स्रोतों की जानकारी क्या है, साथ ही साथ आधुनिक पर्यटन के जन्म की कहानी भी हम लोग इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से इतिहास का जो अर्थ है वह है अतीत को जानना। हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि अतीत का अध्ययन हम क्यों करें। वस्तुतः अपने इतिहास या अतीत को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अतीत की कोख से वर्तमान का जन्म होता है और अपने भविष्य को बेहतर ढंग से नियोजित करने के लिए हमें अतीत और वर्तमान दोनों का आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना होता है। यह बात अलग है कि इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रविधियों, दृष्टिकोणों और व्याख्याओं का सहारा लिया जाता है। इतिहास लेखन के दौरान वैचारिक रुझान और रुचि भी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे यूरोपीय इतिहास लेखन में काफ़ी लंबे समय तक एक क्षेत्र विशेष की खास घटनाओं को आधार बनाया गया। उन्होंने इतिहास को राज्य के सत्ताधारी वर्ग के दृष्टिकोण से देखा और लिखा। इसी प्रकार विश्व के इतिहास में शासकों, राजाओं और कुलीन तंत्र के इतिहास को प्रमुखता दी गई। इसके बाद इतिहास लेखकों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने इतिहास लेखन की विषय वस्तु को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने इसके लिए भौतिक विज्ञानों की प्रविधि बनाई। इसके तहत ये कहा गया कि सभी लोगों का अपना एक इतिहास होता है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का भी अलग अलग इतिहास और पृष्ठभूमि होती है। इसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत विकसित हुआ, जिसमें यह बताया गया कि इतिहास सामाजिक संगठन में निचले से उच्चतम स्वरूपों तक बदलाव की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध है। यह द्वंद्व मनुष्य के द्वारा प्रकृति के उपयोग और अपने जीवन को सभ्य बनाने के लिए आवश्यकताओं के उत्पादन के तरीकों में भी विद्यमान होता है। इसीलिए शासक वर्ग के इतिहास की बजाय जनता के इतिहास की बात होनी चाहिए। आज इस प्रविधि पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। हम यहाँ इन प्रविधियों पर कोई बहस या इनका मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम यह बताना चाह रहे हैं कि इतिहास लेखन में विभिन्न दृष्टिकोणों, विधियों और प्रवृत्तियों की मौजूदगी किस स्तर पर रहती है। इस इकाई में हम लोग पर्यटन के इतिहास की चर्चा करेंगे। इस इकाई में हम काल निर्धारण अर्थात काल के आधार पर इतिहास विश्लेषण के विभिन्न स्रोतों पर भी विचार करेंगे। साथ ही भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम भ्रमण से आधुनिक पर्यटन तक के यात्रा की भी चर्चा इस माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। इस इकाई में यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि एक पर्यटन विशेषज्ञ या पेशेवर व्यक्ति के लिए पर्यटन के इतिहास की क्या प्रासंगिकता और उपयोगिता होती है। यदि हम लोग पर्यटन के इतिहास की आवश्यकता पर विचार करें, चर्चा करें, तो यह देखने में आता है कि पर्यटन का इतिहास यूरोपीय पर्यटन का इतिहास रहा है। यह माना जाता रहा कि पर्यटन का ज़्यादातर विकास यूरोप में ही हुआ। इतिहासकारों का एक दल ऐसा भी है जो पर्यटन के इतिहास लेखन में अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वैज्ञानिक प्रविधि, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को मिलाकर एक अंत विध्यात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। पर उनकी यह प्रविधि एक समय के भीतर ही कारगर हो सकती है, क्योंकि पर्यटन का सांख्यिकी अध्ययन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। पर जिन कालों की सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है, उन कालों के अध्ययन का तरीका भी उन्होंने निकाल लिया। इस प्रकार इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के इतिहास का विकास कर सकते हैं। पर्यटन के इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य एक खास समय के खास समाज के संदर्भ में इस परिघटना को समझना है। हम यहाँ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन कारकों ने पर्यटन को बढ़ावा दिया और किन कारकों ने इसमें अवरोध उत्पन्न किए। इसके अलावा पर्यटन के इतिहास का अध्ययन कर हम पर्यटन विकास का एक जीवंत प्रारूप भी बना सकते हैं। पर्यटन की भूमिका का मूल्यांकन करने के साथ साथ इसके परिणामों को समझने के लिए विभिन्न अवधारणाओं की भी स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार
हम केवल अतीत की घटनाओं, चरित्रों का पुनर्निर्माण ही नहीं करते, बल्कि आम धारणा में भी विकसित करते हैं, जो पर्यटन परिघटना के वर्तमान स्वरूप को समझने में ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। पर्यटन के इतिहास से सैद्धांतिक ढांचा निर्मित करने और इससे पर्यटन संबंधी आंकड़ों को जांचने समझने में मदद मिलती है। सरलीकरण या सामान्यीकरण से बचने के लिए पर्यटन इतिहास संबंधी आंकड़ों को सावधानी से जांचना चाहिए। प्राचीन इतिहास में होटल, सराय, अतिथि गृह और परिवहन साधनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पर इस प्रकार की सूचनाओं की अवधि हजारों वर्षों में फैली हुई है। इसके अलावा सभी देशों और कालों के संबंध में भी सभी विषयों की सूचनाएं हमेशा एक रूप में उपलब्ध नहीं होती। जैसे फ्रांसीसियों ने सबसे पहले पर्यटन के इतिहास पर काम करना शुरू किया, पर उन्होंने केवल कुलीन तंत्रों द्वारा छुट्टी मनाने की पद्धतियों का ही ध्यान में रखा। अंग्रेजों ने जीवन स्तर, खाली समय, सस्ता परिवहन, स्वास्थ्य गृह और समुद्र तटीय आराम गृहों, जिनको हम रिसोर्ट के नाम से जानते हैं, जैसे मुख्य कारकों और घटनाओं को ध्यान में रखा और इनका संबंध औद्योगिक विकास, श्रमिक बल, सामाजिक कानून और स्थानीय रीति रिवाजों के साथ जोड़ा। पर आज हम पर्यटन को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अतीत और वर्तमान के आपसी संबंधों को समझने के लिए इसमें भौतिक, आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन किया जाता है और इन सब का भविष्य के विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है। पर्यटन के इतिहास में दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई शुरुआत की। पहला आंकड़ों के स्रोतों की पहचान और दूसरा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के इतिहासों का उपयोग। ऐतिहासिक प्रक्रिया के आलोचनात्मक परीक्षण से नए आयाम खुलते हैं, जिनके बीच में कोई भी रुचि का क्षेत्र विकसित हो सकता है। यदि पर्यटन का इतिहास सामने हो तो इसे एक शैक्षिक विधा के रूप में स्थापित करने में काफ़ी मदद मिलती है। अभी भारत में इसकी शुरुआत पर है। आंकड़ों के स्रोतों की बात करें तो ये हमारे लिए अलग अलग समय के हिसाब से अत्यंत प्रासंगिक हैं। जैसे प्राचीन काल से संबद्ध स्रोतों को हम लोग बात करें तो वे साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, भित्ति चित्र, कागजी दस्तावेज या पांडुलिपियाँ, मोहरें, पुरातात्विक प्रमाण, चित्रित मिट्टी के बर्तन, राजनीतिक ब्यौरे, संग्रहालय निजी और सार्वजनिक रूप से जो स्थापित हुए, इनके साथ साथ मौखिक इतिहास और लोक संस्कृति, परंपरागत और व्यक्तिगत आदि को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यदि सांख्यिकीय ब्यौरों के बारे में बात करें तो ये प्राथमिक स्रोत हैं और इनका उपयोग अभी हाल ही में शुरू हुआ है। पर्यटन के आर्थिक महत्व को समझने के बाद ही इनसे संबद्ध सांख्यिकीय और गणितीय आंकड़े इकट्ठे किए जाने लगे। 1914 के पहले पर्यटन संबंधी सांख्यिकी मौजूद नहीं है। उसके पहले पर्यटन के विकास को समझने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, पुलिस, देशांतरण, करारोपण और जनसंख्या ब्यौरों जैसे गौण स्रोतों का उपयोग किया जाता है। 1920 के बाद से पर्यटन के क्षेत्र में सांख्यिकी की मौजूदगी बढ़नी शुरू हो जाती है। 1921 में ब्रिटेन में पर्यटन सांख्यिकी एकत्र हो जाती है और 1945 में यह काम लगभग सभी देशों में शुरू हो जाता है। भारत में 1960 के दशक के बाद पर्यटन संबंधी सांख्यिकी एकत्र करने का काम शुरू हुआ। इसके पहले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पर्यटक सांख्यिकी इकट्ठी की जाती थी। औपनिवेशिक शासन और उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के कारण 1947 के पहले के पर्यटन की सांख्यिकी को संयोजित करना अत्यंत कठिन कार्य है। आधिकारिक पर्यटन संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उदय के साथ साथ पर्यटन सांख्यिकी की मात्रा में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय पर्यटन निकायों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों ने भी आंकड़े संबंधी मानकीकरण स्थापित किए और अक्सर इनकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे। इसका कारण यह रहा कि पूरी दुनिया में पर्यटन और पर्यटक की 42 परिभाषाएं मौजूद हैं। 1920 के पहले रेलवे, रिकॉर्ड, डाक विभाग और जहां संभव हो वहां पासपोर्ट और वीज़ा से पर्यटन संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जाते रहे। नौकरी पेशा लोगों के छुट्टी बताने के तरीकों की जानकारी जनगणना रिपोर्टों और भुगतान के साथ अवकाश को देख रहे नागरिक सेवा आयोग से मिलती है। इस प्रकार हम विभिन्न स्रोतों और आंकड़ों से पर्यटन संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन एक बहुविधात्मक गतिविधि है
और आंकड़ों के स्रोत भी काफ़ी फैले हुए हैं, लेकिन सभी मामलों में इन आंकड़ों का उपयोग नहीं किया जा सकता।